ही यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल के सामने मुंह अंधेरे पहुंच गई। कई गाड़ियों के साथ पुलिस का काफिला जेल के परिसर में दाखिल हुआ तो वो तमाम अटकलें खारिज हो गईं जो मुख्तार की सुरक्षा को लेकर लगाई जा रही थी। जेल के एंट्रेंस पर मुख्तार को ला रही एम्बुलेंस रुकी और रिपोर्ट है कि इस दौरान एक दिलचस्प बात हुई। बताया जा रहा है कि मोहाली कोर्ट में व्हील चेयर पर नजर आए मुख्तार ने व्हील चेयर की तरफ देखा भी नहीं और बैरक तक अपने पैरों पर खड़ा होकर गया। उसने अपने हाथों में अपने बैग भी खुद ही उठाए। डॉक्टर्स की जांच में वो पूरी तरह फिट पाया गया। हालांकि नियम के मुताबिक मुख्तार का कोरोना टेस्ट कराया गया। बांदा जेल और उसकी बैरक नंबर 15 से मुख्तार का पुराना रिश्ता रहा है। एक बार फिर मुख्तार को उसी बैरक की तन्हाई सेल में रखा गया है, यानी उसके साथ कोई दूसरा कैदी नहीं होगा। जेल के अंदर इंतजाम ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पहले जब मुख्तार इस जेल में था तो उसे मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर बवाल मचा था, लेकिन इस बार सरकार सख्त है। सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी गुंडे माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने से पहले ही जेल में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। जेल में एक ड्रोन कैमरा और 5 बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार के पास जाने वाला हर जेल कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगा। मुख्तार की बैरक और आसपास के इलाके को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, जो लखनऊ जेल मुख्यालय में बनी वीडियो वॉल से कनेक्ट रहेंगे। जेल में 30 नए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो मुख्तार की बैरक के आसपास तैनात रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुख्तार अपने पुराने परिचय का फायदा न उठा सके। सुरक्षा के लिहाज से मुख्तार को परिजनों से मिलने की भी इजाजत नहीं होगी। 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के बाद लापता जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो जारी कर सरकार को बातचीत के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की है ताकि सरकार नक्सलियों की मांगों के आगे सरेंडर कर दे। लेकिन सरकार के सख्त रुख से लगता नहीं है कि इस बार वो 22 जवानों की शहादत के बाद झुकने वाली है। उधर जम्मू में लापता जवान राकेश्वर सिंह को सही सलामत वापस लाने को लेकर उनके घर वालों ने प्रदर्शन किया और देश के साथ गद्दारी करने वाले नक्सलियों के समूल नाश की अपील की। हमारा हीरो वापिस आओ, हमारा हीरो वापिस, के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों। लापता जवान राकेश्वर सिंह का परिवार भी सड़कों पर उतरा और पत्नी मीनू ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि जिस तरह पाकिस्तान से अभिनंदन को छुड़ाया गया था, उसी तरह उनके पति को भी नक्सलियों के कब्जे से छुड़ाएं और नक्सलियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करें ताकि फिर कभी भी हमारे देश के जवान शहीद न हों। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इवन कि हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हमसे पूछे, हमें कोई बयान दे। वही मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात हो सकती है, गृह मंत्री से बात हो सकती है कि उनको छुड़ाया जाए जल्द से जल्द, जो भी है उनका। हम तभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं कि हमारी कोई सूत्र ले आके। 4 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। उसका कोई पता नहीं हमारे को कैसे रखा है कैसे नहीं रखा हुआ। हमारे को बहुत दुख महसूस हो रहा है अभी तक। हालांकि लापता जवान की तलाश के लिए सीआरपीएफ बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि जवान राकेश्वर सिंह को हर कीमत पर सही सलामत वापस लाया जाएगा। एक जवान जो है अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है, उसको छुड़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पर उसकी फोटो और एक नक्सल्स की प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। उस विज्ञप्ति की लास्ट लाइन में लिखा गया है कि गवर्नमेंट एक मीडिएटर अपॉइंट करे। इस बात को लेकर के हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्राइज किया है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस बात को देख रहे हैं और देखने के बाद जैसा निर्देश वहां से आएगा वैसा हम लोग कार्य में आगे बढ़ेंगे। आज उनके परिवार ने सरकार से भी मांग की है कि जल्द से जल्द रिहाई के लिए प्रयास किए जाएं। उनका परिवार हमारे ही सीआरपीएफ का परिवार है। उनके परिवार की मांग तो जायज ही है। इवन हम लोग भी हर तरह से पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको हम उनके कब्जे से वापस ला सकें। कुल मिलाकर सरकार नक्सलियों से किसी समझौते के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि घबराए नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थों के नाम मांगे हैं ताकि वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखकर अपनी बात मनवा सकें। लेकिन 20 जवानों की शहादत के बाद देश की जनता गुस्से में है और नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की अपील कर रही है।
दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली में कोरोना के केस में भारी इजाफे के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मजदूरों को डर है कि नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राजस्थान में प्रतापगढ़ के छोटा सादड़ी में बिना मास्क के बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां लापरवाही बरत रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले 12 जिलों में 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पुलिस से बचने के लिए पशु तस्कर कर्मनाशा नदी में कूद गए। नदी में कूदने से 2 तस्करों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान के बाड़मेर में रेत की आंधी की वजह से दिन में रात जैसा नजारा पैदा हो गया। इस वजह से जहां लोगों को परेशानी हुई, वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट भी आई है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना के 1,15,736 नए मामले सामने आए और पूरे देश में इस दौरान 630 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र अब दुनिया भर में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 55,469 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान यानी कि इन्हीं 24 घंटों में 297 लोगों की मौत हुई है। कोरोना केस के मामले में छत्तीसगढ़ में भी हालात चिंताजनक हैं। 9,921 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ इस वक्त नंबर 2 पर है। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू चालू रहेगा। गुजरात के 20 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और राजस्थान के 10 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। झारखंड में भी 8 से 30 अप्रैल तक सभी दुकानें, क्लब और रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क पहनना जरूरी होगा, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल भी पब्लिक प्लेस के तहत आते हैं। अगर आप अकेले गाड़ी में हैं तो भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मास्क जो है वो एक सुरक्षा कवच है और उसी से ही कोरोना वायरस से आप अपने आप को और बाकी सबको भी बचा सकते हैं। तो अब से इस क्लैरिफिकेशन के साथ के आने के बाद से दिल्ली पुलिस का भी मनोबल बढ़ गया है इस बात को लेकर कि अब अगर वो किसी को रोकते हैं तो उनके पास ये क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई अकेले भी अपनी गाड़ी में गाड़ी चला रहा हो और अपनी गाड़ी में अकेला हो, तब भी वो व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। और वो मास्क अगर नहीं पहनता तो उसका चालान कट सकता है। चालान जो है दिल्ली में 2,000 रुपए फाइन है। कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग्स के धंधे का भंडाफोड़ किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में नशा तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पुलिस ने जमीन से 7 फीट अंदर भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। उत्तर प्रदेश में जालौन के कुंठौत थाना इलाके में सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करहल थाना इलाके में नाराज एक युवक टावर पर चढ़ गया। बताया गया कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर युवक नाराज हो गया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इसके बाद उन्होंने मेडिकल टीम और वैक्सीन लगाने वाली नर्स को धन्यवाद दिया। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। आरसीबी के डेनियल सेम्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि चौथा चरण निर्णायक साबित हो सकता है। अमित शाह ने बंगाल में 4 रोड शो किए हैं। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इस फेज में कई बड़े नाम और दिग्गज नेता हैं। इसके लिए अमित शाह ने राज्य में 4 बड़े रोड शो किए। सिंगूर, हावड़ा, दोमजूर और बेहलापुरबा में उन्होंने रोड शो के जरिए प्रचार किया और इस दौरान उनके निशाने पर ममता बनर्जी रही, जिन पर उन्होंने तीखा हमला बोला। और वहीं जलपाईगुड़ी में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी से पूछा कि उनको आखिर श्री राम के नारे से इतने चिढ़ क्यों हैं।
को तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं। उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं। और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है, और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि साउथ 24 परगना में लोगों को पीएम की रैली में आने देने और वोट देने के लिए हजार रुपए के कूपन दिए गए। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर एक कूपन की तस्वीर शेयर की है जिस पर पीएम मोदी की तस्वीर भी बनी हुई है। महुआ ने आरोप लगाया कि 1000 रुपए कीमत वाले कूपन गांव के लोगों को बांटे गए थे। इसके बदले उन्हें बीजेपी को वोट देने और प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए कहा गया था। महुआ ने इस ट्वीट में इलेक्शन कमीशन को भी मेंशन किया है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। लेकिन ममता ने भी हमले पर बीजेपी पर हमला बोला है। कूच बिहार में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने टीएमसी की जीत का दावा किया। ছদ্মবেশী শয়তান সামনাসামনি যা ইচ্ছে দাঙ্গা করে, খুন করে, লুট করে, বোম মারে, গুলি চালায়, আর মানুষকে দেখিয়ে ইলেকশনের সময় মন্দিরে একটা করে মাথা ঠোকে। और इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।